अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। न्यू चैप्टर, चैप्टर का नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी अगला टॉपिक है, अगला चैप्टर है, लेकिन थोड़ी बहुत इसमें चीज़ें आती हैं, इसलिए अपन इसका नाम अभी से हम इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी मतलब कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है कि नहीं। फिर उसके अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन अगर पॉसिबल है तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा क्या। ठीक है, तो फिर उसके अगले चैप्टर में हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं कि डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका कैलकुलस स्टार्ट हो जाता है। कैलकुलस में करीबन 8-9 चैप्टर होते हैं। ठीक है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एओडी, है ना, टेंजेंट, नॉर्मल, है ना, मोनोटोनिसिटी, ये सब उसी में आ जाते हैं एओडी में। फिर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो ये कुछ 6-7 चैप्टर रहते हैं, ये कैलकुलस में आते हैं। कैलकुलस की शुरुआत हो जाती है लिमिट चैप्टर से, जो कि क्लास 11th में आ चुका रहता है अपने सिलेबस में। ठीक है, उसका अगला टॉपिक रहता है कंटिन्यूटी और उसका अगला टॉपिक रहता है डिफरेंशिएबिलिटी। अगर आपका लिमिट अच्छा है तो आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर लिमिट अच्छा है तो कंटिन्यूटी अच्छी होगी, कंटिन्यूटी अच्छा है तो डिफरेंशिएबिलिटी अच्छी होगी। पूरे कैलकुलस का सिर्फ एक बेस है लिमिट, सबसे अच्छा लिमिट होना चाहिए, है ना। अभी हम लिमिट की वीडियो नहीं डाल पाए हैं, लेकिन हम आगे लिमिट डाल देंगे। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको लिमिट आती है, बेसिक से थोड़ी अच्छी आती है। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूटी में इतनी ज़्यादा लिमिट नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी बेसिक से थोड़ी अच्छी आती है आपको, है ना। तो आप ये मान के चलो, तो अगर नहीं भी आए तो लिमिट अच्छी कर लेना, क्योंकि कैलकुलस का बेस ही लिमिट है। अगर लिमिट अच्छी है तो पूरा कैलकुलस आपका बिल्कुल सीधा स्मूथ निकलेगा। ठीक है, तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है। लिमिट में क्या होता है, लिमिट के बारे में हम थोड़ा सा बताएं तो लिमिट में क्या रहता है, कहना एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन हमें वैल्यू देने से मना करता है। जैसे सपोज करो कि ऐसे लिमिट को कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2, है ना। यहाँ पे लिख दिया x² - 4 और x - 2। जैसे ही अगर हम इसमें बोलें कि इस फंक्शन की वैल्यू x = 2 पे फाइंड करके बताओ, तो अगर आप इस फंक्शन की वैल्यू x = 2 पे फाइंड करेंगे तो आपको पता है 2 का स्क्वायर 2 - 4, है ना, और 2 - 2 तो ये ऊपर बन गया 0 और ये नीचे बन गया 0। ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म रहती है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक है, कुछ 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती हैं, 4 अलजेब्रिक, 3 एक्सपोनेंट। तो अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है मतलब इसको अभी तक हम डिटरमाइन नहीं कर पाए हैं कि ये आंसर वैलिड नहीं है। ठीक है, तो इस फंक्शन ने 2 पे मुझे आंसर देने से मना कर दिया, तो मैं क्या करता हूँ, फिर मैं लिमिट लेता हूँ कि मैं लिमिट लूँगा x टेंड टू 2 पे। x टेंड्स टू 2 पे क्यों, कि इसका मतलब रहता है कि x की वैल्यू 2 नहीं है, क्योंकि 2 पे तो ये आंसर दे ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब है x की वैल्यू 2 नहीं है। तो 2 नहीं है तो क्या है, कहना या तो x की वैल्यू 2 से ज़्यादा है या 2 से कम है। तो x = 2 प्लस या x = 2 माइनस, 2 से कम है या 2 से ज़्यादा है। 2 से कम है मतलब क्या हुआ, कहना x = 2 + h है। ठीक है, और 2 माइनस है मतलब x की वैल्यू 2 - h है। ठीक है, h क्या है, कहना h एक इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर रहता है। क्या होता है, इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर। ठीक है, सपोज कर इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर मतलब 0.00000 जितनी जीरो लगाना है एंड में 1 लगा देना, इतना छोटा होता है h। लेकिन h याद रखना, h पॉजिटिव रहता है हमेशा। ठीक है, नहीं तो कल को आप यहाँ नेगेटिव सोचें तो यहाँ पहले से माइनस है और h नेगेटिव सोच के चल रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो 2 के आगे वाले पॉइंट की वैल्यू निकल जाएगी, इसलिए हम पहले ही बता देते हैं कि h पॉजिटिव मान के चलते हैं हम। ठीक है, तो इस फंक्शन ने मुझे क्या करा कि 2 पे आंसर देने से मना कर दिया, तो मैंने उसके 2 के पहले वाले पॉइंट पे, क्योंकि 2 - h मतलब 2 के जस्ट पहले वाला पॉइंट ये है x = 2, ये x एक्सिस। तो फंक्शन ने मुझे बोला कि 2 पे आंसर दो, मैंने बोला फंक्शन से कि x = 2 पे आंसर दो, उसने मना कर दिया, तो मैंने 2 के जस्ट अगले वाले पॉइंट पे निकाला। अगला वाला पॉइंट मतलब यहाँ, ये मैं दूरी बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ, बिल्कुल बारीक सी दूरी होती है, बार इसलिए ले रहा हूँ कि ताकि समझ में आ जाए। तो कहना ये अगला पॉइंट क्या होगा, कहना अगला पॉइंट 2 से तो ज़्यादा होगा। कहना कितना ज़्यादा मान लेते हैं, कहना 2 + h मान लेते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा। फिर अपन इस वाले पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं x = 2 - h पे, क्योंकि ये पहले है 2 से, तो 2 - h हो गया। ठीक है, तो ये देखो यही लिखा है मैंने। तो अगर मैं x = 2 + h पे वैल्यू निकालता हूँ इस फंक्शन की, और x = 2 - h पे मतलब पहले वाले पॉइंट पे 2 के, और 2 के जस्ट बाद वाले पॉइंट पे वैल्यू निकालता हूँ, अगर ये दोनों वैल्यू मेरी बराबर आती हैं,
ठीक है। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आती हैं तो मैं बोलता हूँ कि इस लिमिट का जो आंसर है मेरा वही आंसर है जो मेरे इन दोनों वैल्यू का आंसर है, ठीक है। और टू के जो अगले पॉइंट पे वैल्यू निकाली जाती है उसे अपन बोलते हैं RHL। ये अपन इसमें भी फाइंड करेंगे RHL, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि दो के आगे वाले पॉइंट पे वैल्यू निकाल रहे हैं आप, तो दो के राइट में है ये, है ना, इसलिए बोलते हैं RHL। LHL इसको क्या बोलेंगे, क्या ना, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों बोला जाता है? क्योंकि दो के जस्ट लेफ्ट वाले पॉइंट पे आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। RHL का सिंबल क्या रहता है? सिंबल रहता है लिमिट x टेंस टू, सपोज करो 2 पे ही फाइंड करना तो 2 + fx, ठीक है। LHL का सिंबल क्या रहता है? लिमिट x टेंस टू 2 - fx, ठीक है। 2 से जस्ट पहले वाला, 2 के जस्ट बाद वाला, ठीक है। 2 पे नहीं, क्योंकि 2 पे तो फंक्शन आंसर नहीं दे रहा था हमें, तो हम उसका LHL निकालते हैं, RHL निकालते हैं। अगर LHL बराबर RHL आ जाता है, LHL बराबर RHL आ जाता है, और RHL बराबर आने के साथ साथ फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए, फाइनाइट। ऐसा नहीं है कि इसका भी आंसर इन्फिनिटी आ गया और इसका भी आंसर इन्फिनिटी आ गया तो मैं बोलूँ कि हाँ मेरा आंसर आ गया। नहीं, दोनों बराबर आने चाहिए और फाइनाइट आने चाहिए। अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं LHL RHL, सपोज करो इसका आंसर भी 5 है, इसका आंसर भी 5 है, तो और 5 तो फाइनाइट ही है, तो LHL बराबर RHL है, तो मैं बोलूँगा लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब है कि जो फंक्शन है जिस पे आपको वैल्यू चाहिए, जिस फंक्शन की आपको वैल्यू चाहिए थी एक्सटेंडिंग टू 2 पर, x² - 4 और x - 2, ठीक है, उसका आंसर पॉसिबल है, मैं बता सकता हूँ, ठीक है। तो सपोज करो इसका आंसर L आया, तो कहना इसका आंसर भी क्या हो गया, L। लेकिन अगर LHL बराबर RHL नहीं आया, सपोज करो LHL का आंसर 5 आ रहा है और RHL का आंसर कुछ 10 आ रहा है, दोनों बराबर नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा गैप है इनके बीच में, ठीक है, तो मैं बोलूँगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LDNE, कि हम इस पॉइंट, इसके आजू बाजू वाले पॉइंट पे भी वैल्यू नहीं निकाल सकते, बहुत ज़्यादा गैप है, ठीक है। ये साइन इक्वल का नहीं रहता, ये साइन रहता है टेंडिंग का। इसे पढ़ते कैसे हैं? x इज टेंडिंग टू 2, x इज टेंडिंग टू 2, x इज टेंडिंग टू 2, x इज टेंडिंग टू 2 का मतलब है x 2 की ओर जा रहा है, ठीक है। टेंडिंग वैल्यू है, x बराबर 2 नहीं है, टेंडिंग वैल्यू का मतलब यहाँ 2 है, तो x 2 की ओर जा रहा है, तो दो तरीके से जा सकता है, या तो इस साइड से जाएगा या इस साइड से जाएगा। तो कहाँ रुक जाएगा? कहना 2 पे जाने से मना कर दिया फंक्शन ने, क्योंकि 2 पे आंसर नहीं दे रहा, तो वो 2 से जस्ट पहले रुक जाएगा, या इस साइड 2 के जस्ट बाद रुक जाएगा। तो कहना इस पॉइंट का नाम क्या है? कहना इस पॉइंट का नाम है 2 - h, 2 के पहले, और यहाँ पे इसका नाम है 2 + h, 2 के अगले वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये लिमिट का था, है ना। ये हमने इसलिए बता दी कि आप लिमिट पढ़ चुके हैं, लेकिन इतनी जानकारी होनी चाहिए हमें, है ना। थोड़ा सा रिवाइज कर दिया कि लिमिट में हम क्या करते थे कि कोई फंक्शन, किसी फंक्शन की हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू चाहिए रहती थी, और वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन हमें वैल्यू देने से मना कर देता था। मना कर देता था मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म दे देता था। तो हम क्या करते थे, या तो हम ये बोल दें कि हाँ इस पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है, या दूसरा, तो फिर ऐसे तो चैप्टर ही नहीं बनेगा। फिर दूसरा कि हम स्मार्टली एक्ट करें। स्मार्टली एक्ट कैसे करें? कि हम 2 पे वैल्यू निकालें ही नहीं, क्योंकि वो तो 2 पे दे ही नहीं रहा है। मैं 2 के जस्ट पहले वाले पॉइंट पे निकालूंगा और 2 के जस्ट बाद वाले पॉइंट पे निकालूंगा, ठीक है। 2 के जस्ट वाले पॉइंट पे जो आंसर आया और 2 के जस्ट बाद वाले पॉइंट पे जो आंसर आया, अगर वो बराबर है तो मैं बोलूँगा हाँ 2 पे भी लगभग यही आंसर होगा, ठीक है, लगभग यही आंसर होगा। एक चीज़ और, लिमिट से जितने भी आंसर आते हैं वो अप्रॉक्स आंसर आते हैं, एक्यूरेट आंसर नहीं आते, ठीक है। लिमिट से जितने भी आंसर आते हैं वो एक्यूरेट नहीं होते। जैसे अगर 2 लिख रहा है तो वो 2 नहीं है, या तो 2 से कम है या 2 से ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि आपने 2 से जस्ट पहले वाले पॉइंट पे आंसर निकाला, 2 के जस्ट वाले पॉइंट पे आंसर निकाला, ठीक है, और उसी को बोल रहे हो कि आप यही आंसर 2 का है, यही जो आंसर है वो 2 पे भी यही आंसर है, तो आपने लगभग आंसर निकाला है उसका। तो लिमिट के जितने भी आंसर आते हैं वो अप्रॉक्स आते हैं, ठीक है। तो अगर दोनों के 2 के जस्ट पहले वाले पॉइंट पे और 2 के जस्ट बाद वाले पॉइंट पे आंसर बराबर आ रहा है, तो मैं बोलूँगा लिमिट एग्जिस्ट कर रही, 2 पे भी यही आंसर होगा, ठीक है। ये देखो मैंने 2 पे भी वही आंसर बोल दिया, जो LHL पे आ रहा था, जो RHL पे आ रहा था। L मान लिया मैंने, सपोज करो L 10 है, तो LHL भी 10 आ रही थी, RHL भी 10 आ रही थी, तो मैंने बोला जो लिमिट है उसका आंसर भी 10 है। जबकि मैं डायरेक्ट चेक कर रहा था तो मेरा आंसर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा था, तो मैंने LHL RHL से करा, ठीक है। बहुत अच्छा स्मार्टली एक्ट कहा जाता है इसे, कि 2 पे मना कर रहा है तो एक काम करो, 2 के पहले वाले पे निकाल लो, 2 के बाद वाले पे निकाल लो। अगर दोनों का आंसर बराबर आ गया तो कहना यही आंसर 2 पे भी होगा, ठीक है। और बस अगर LHL बराबर RHL नहीं आई तो हम बोल देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ तक हम पहले पढ़ चुके थे कि LHL निकालना हमने लिमिट में सीख लिया है, RHL निकालना हमने लिमिट में सीख लिया है।
लिमिट हम बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो अब आते हैं कंटिन्यूटी में, ठीक है। अब आते हैं कंटिन्यूटी पे, क्योंकि बेसिक लिमिट ही है ना। अगर लिमिट नहीं आया तो फिर कंटिन्यूटी अपन से नहीं बनेगी। तो अगर आपको लिमिट कंटिन्यूटी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले लिमिट रिवाइज कर लें, है ना। पूरा लिमिट हम वापस दोबारा कंटिन्यूटी में आएगा ही, ठीक है। कंटिन्यूटी का मतलब क्या रहता है ना, कॉन्टिन्यूटी। डिफरेंशियबिलिटी तो हमने सिर्फ नाम लिखा है ना, क्योंकि वो अगला चैप्टर है डिफरेंशियबिलिटी। अभी हम बस उसके बारे में थोड़ा बहुत कभी कुछ बताएंगे तो याद रहे कि हाँ अगला चैप्टर डिफरेंशियबिलिटी है। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब होता है कि हम चेक करते हैं कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है। तो उसे डिफरेंशियबिलिटी बोला जाता है। अब कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लिख लो इन लेमैन लैंग्वेज, मतलब एक आम आदमी की भाषा में अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो इफ़ यू हैव टू पिक योर पेन while drawing graph, then it is discontinuous। डिस है ना, और यहाँ पे कंटिन्यूस को मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखूंगा, है ना, CONT और ऊपर S लगा दूंगा, तो इसका मतलब है कंटिन्यूस, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूस, ठीक है, फंक्शन, अदरवाइज अ कंटिन्यूस फंक्शन, CONTS ऊपर S कंटिन्यूस फंक्शन, है ना। तो डेफिनेशन क्या है इन लेमैन लैंग्वेज मतलब आम आदमी की भाषा में अगर मैं कंटिन्यूटी की डेफिनेशन किसी को बताना है तो सिंपल है कि आप ग्राफ बना रहे हो पेन से, अगर आपका पेन उठ गया ग्राफ बनाते वक्त, है ना, पेन उठा, फिर वापस फिर से बनाना पड़ेगा। पेन उठा मतलब ग्राफ डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। और अगर पेन नहीं उठा तो कंटिन्यूस है, फंक्शन कंटिन्यूस है। ये हम किसको देख के बताते हैं, ग्राफ को देख के बताते हैं। सपोज करो किसी फंक्शन का ग्राफ मुझे पता है ना, या किसी ने मुझे ये ग्राफ दे दिया, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ठीक है। किसी ने बोला कि ये फंक्शन ऐसा जा रहा था, है ना, यहाँ पे आके ये फंक्शन रुक गया, मतलब टूट गया, अब आगे नहीं गया। आपने पेन देखो यहाँ से यहाँ गया, अब यहाँ उठा रोक दिया पेन, अब इसके बाद आप पेन कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ऊपर से, ठीक है। फिर ऊपर से गए तो आप ये ऐसा चला गया, तो यहाँ पे वाइट बॉल आ गई। वाइट बॉल मतलब यहाँ, क्योंकि इस पॉइंट पे तो वैल्यू ये है, हमने यहाँ वाइट बॉल है, तो कहना देखो मैं यहाँ से यहाँ तक पेन चलाया मैंने, फिर यहाँ मैंने पेन उठाना पड़ा क्योंकि अगला ग्राफ मुझे यहाँ से स्टार्ट करना था, इसके बीच में फंक्शन मुझे आंसर नहीं दे रहा था, ठीक है। तो इस पॉइंट को बोला जाता है कि ना देखो पेन उठा मेरा, तो इसे बोलेंगे इट इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्यों है, क्योंकि ग्राफ बनाते वक्त मेरा पेन उठ गया, तो ये डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस मतलब जो कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है मतलब जो लगातार नहीं है, लगातार नहीं है मतलब जो टूट गया है। तो देखो ग्राफ टूट गया ना, ठीक है, तो इसे डिसकंटिन्यूअस है। अगर ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है मतलब ये किसी ग्राफ मतलब किसी फंक्शन का ग्राफ होगा, क्या ना, अगर ये फंक्शन का ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है तो 100% है कि ये नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल है, मतलब डिसकंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। नॉन डिफरेंशिएबल मतलब इसका डिफरेंशिएशन भी पॉसिबल नहीं है, कंटिन्यूअस तो है ही नहीं, डिसकंटिन्यूअस है, और इसका डिफरेंशिएशन भी पॉसिबल नहीं है। बस हम थोड़ी हिंट दे रहे हैं ना, ये तो अगला चैप्टर है पूरा डिफरेंशिएशन, वहाँ पे सब सीखेंगे। लेकिन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो आप नॉन डिफरेंशिएबल तो तुरंत लिख दें, है ना। अब अगला ग्राफ देखें, अगर सपोज करो आप कोई किसी फंक्शन का ग्राफ आपको कुछ ऐसा दे दिया कि ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है, ये आपको ग्राफ दे दिया, ठीक है, ये ऐसा गया और फिर यहाँ पे आके रुक गया, मतलब ऐसे गए, मैं यहाँ पर रुका और फिर आ गया। अब आप ग्राफ को देखें कि मैंने यहाँ पेन नहीं रोका है, मैंने यहाँ पेन उठाया नहीं है, यहाँ गया पेन रोका फिर नीचे चालू हो गया। मैंने पेन ऐसा नहीं कि मैंने बनाते हुए पेन रोका फिर अगले पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहीं से स्टार्ट करा है मैंने, देखो यहाँ गया फिर यहाँ गया। तो ये जो फंक्शन है इट इज़ कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन, ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब क्या ना ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं वो देख के बताना पड़ता है कि भाई हो सकता है डिफरेंशिएबल हो या ना हो,
दोनों चांस है, कंटिन्यूस होगा तो डिफरेंशिएबल होने के चांस है, हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन अगर डिसकंटिन्यूस है तो 100% है कि ये नॉन डिफरेंशिएबल है, यानी इसका डिफरेंशिएबल पॉसिबल नहीं है। तो कल को आपको किसी ने ग्राफ दे दिया और बोला कि बताओ, चेक करके बताओ कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूस है कौन सा डिसकंटिन्यूस है, तो आप देख के बता देंगे यार ये कंटिन्यूस है, कहना अरे ये डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, और एग्जाम्पल दें तो देखो y बराबर साइन एक्स का देखें ग्राफ, y बराबर साइन एक्स का ग्राफ देखें तो y बराबर साइन एक्स का ग्राफ ऐसा रहता है। ठीक है, ये चलता जाएगा, कहीं ग्राफ टूटा क्या, कहना कहीं नहीं टूटा। ठीक है, तो कहीं नहीं टूटा तो ये कंटिन्यूस है, साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है। ठीक है, अब जैसे y बराबर 10x का ग्राफ देखें आप, y बराबर 10x का देखें तो y बराबर 10x का ग्राफ आप देखें तो ऐसा होता है, कहना ये कहाँ टूटता है, कहना ये वहाँ टूटता है जहाँ पे साइन 10x को क्या लिखते हैं, कहना साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। कहना ये ग्राफ कहाँ टूटता है, कहना ये वहाँ टूटता है जहाँ कॉस एक्स बराबर 0 हो। जब कॉस एक्स हमें 0 दे देगा तो ये ग्राफ टूट जाएगा। कहना कॉस एक्स 0 कब देता है, कहना कॉस एक्स 0 देता है ऑड π/2 पे। ऑड π/2 का मतलब होता है 1 π/2, 3 π/2, 5 π/2। तो मैंने 1 π/2 फिर π/2 के गैप पे पॉइंट ले रहा हूँ तो यहाँ पाई आएगा, 2 π/2 मतलब पाई, फिर 3 π/2, फिर 4 π/2 मतलब 2 पाई, है ना, बस, है ना, एक और बना लो 5 π/2, यहाँ माइनस π/2। ठीक है ना, ये सब डिफ्रेंशिएशन में हम पढ़ ही चुके हैं, मतलब डिफ्रेंशिएशन कह रहा हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। हम बता रहे हैं कि साइन एक्स देखो कंटिन्यूस रहता, कहीं नहीं टूटता, जबकि 10x टूटता। तो 10x ग्राफ भी बनाना सीख लो आप। ठीक है, सबसे पहले तो आपने पॉइंट लोकेट कर दिए पाई दूरी पे, पाई/90 की दूरी पे, ये π/2 की दूरी पे। ठीक है, फिर हमें पता चलेगा कि ये ग्राफ डिसकंटिन्यूस था, कहना कैसे पता चला, वो क्वेश्चन देख के पता चल गया, y बराबर 10x मतलब साइन अपॉन कॉस। तो जब भी कॉस 0 होगा तो ग्राफ टूटेगा, क्यों ग्राफ क्यों टूटेगा, कॉस 0 हो गया